हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर नंबर 13 है इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर एंड अरेस्ट इस्सा। और ये जो रिवीजन ऑडियोज है वो नवंबर 24 ऑनवर्ड जो भी एग्जाम है उसके लिए रेलेवेंट है। तो ये सब चीज़ें क्यों करनी पड़ती है इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 67 है पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। तो इंस्पेक्शन कब करेंगे, पीओ कब हमारा इंस्पेक्शन करेगा और कौन कर सकता है। तो पीओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो यहाँ पे है जॉइंट कमिश्नर से ऊपर ही वाले कर सकते हैं या वो खुद कर सकता है। इफ़ ये रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। तो ये हम लोग इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। रीज़न टू बिलीव की टैक्सेशन टैक्सेबल पर्सन जो है उसने क्या किया है, सप्रेस एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्रेस स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, या फिर आईटीसी जो है वो क्लेम्ड इन आईटीसी इन एक्सेस ऑफ हिज एंटाइटलमेंट, और कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजंस टू इवेट द टैक्सेस। या फिर ये तो था टैक्सेबल पर्सन के लिए। या फिर ए पर्सन जो एंगेज है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स, या फिर ओनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस है, गोडाउन है, एनी अदर प्लेस है, तो उसने क्या है, हैज केप्ट गुड्स विच हैव, ऐसे गुड्स रखे हैं। यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हो रही है कि जो ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स है या फिर ओनर ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउस है, तो उसने ऐसे गुड्स रखे हैं विच हैव escaped पेमेंट ऑफ टैक्स और हैज केप्ट अकाउंट्स और गुड्स इन अ मैनर दैट इज लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्स। या तो उसने एक्सकेप कर लिया है, टैक्स नहीं दिया है, या फिर इवेड कर भी सकते हैं। तो इंस्पेक्शन पीओ करेगा ओनली आफ्टर रिटर्न ऑथराइजेशन बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर या फिर उससे ऊपर। तो ये इंस्पेक्शन की बात थी। सर्च एंड सीजर है सेक्शन 67(2). 67 सब सेक्शन 2 है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोलती हूँ 67(2). तो फिर द पीओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हैज़ रीजन टू बिलीव। अब सर्च एंड सीजर की बात करें तो goods, any goods liable to confiscation or documents, books, things are secreted in any place. So goods, document, books or thing, he may so motor authorize any other officer to search, seize and confiscate. ऐसे सी कर सकता है, search, seize and confiscate। तो ड्यूरिंग सर्च क्या करेंगे, ये सब चीज़ें इसलिए पढ़नी ज़रूरी है, ये एमसीक्यू में बना के पूछ लेता है। During search, officer has the power to break open the door, almirah of the box. If access to the same is denied, तो वो दरवाजा वगैरह तोड़ देंगे। And which goods, account, register, documents जो हैं वो suspected to be concealed है। Authorized officer या तो दरवाजा भी तोड़ सकते हैं, वो seal the premises भी कर सकते हैं अगर access denied करी है। या फिर the person from whom this are seized, they shall be entitled to take copies and extracts of the seized record। हाँ, तो कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि क्या जो पर्सन है जिसे सीज किया वो कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकते हैं सीज रिकॉर्ड्स का, तो निकाल सकते हैं। और जो सीज डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स है, थिंग्स है, शैल बी रिटेन ओनली टिल द टाइम द सेम इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन, इंक्वायरी या प्रोसीडिंग्स। उतने टाइम के लिए ही सीज करेंगे। एंड इफ दीज आर नॉट रिलाइड ऑन फॉर द केस, तो वो वापस क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। तो 30 डेज के अंदर जब से नोटिस इशू किया तो 30 डेज के अंदर क्या कर देंगे, हम लोग वापस उसको रिटर्न कर देंगे और तब तक ही रखेंगे जब तक हमारी ये सब चीज़ें चल रही है। कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स कब हम लोग कर सकते हैं, कि हमने जब भी सप्लाई या रिसीव किया है गुड्स इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ द प्रोविजंस या फिर रूल्स लीडिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स जिससे हो गया है, या फिर डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स जिस पे हमें लाइबल है टैक्स देने के लिए, हम लोग अकाउंट ही नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने कॉन्ट्रावेंट कर दिया प्रोविजन या रूल्स विथ एन इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ रेंट। हमारा इंटेंट है, अभी तक हुआ नहीं पर इंटेंशन ये है। या फिर सप्लाई एनी गुड्स लाइबल टू टैक्स विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो इस केस में कॉन्फिस्केशन हो सकता है गुड्स और डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे कैसे हम लोग उसको रिलीज़ करेंगे ये हम पढ़ते हैं कि रिलीज़ कैसे करेंगे कॉन्फिस्केटेड गुड्स या डॉक्यूमेंट्स को। तो प्रोविजनल रिलीज़ है, एक्चुअल रिलीज़ है और डिस्पोजल ऑफ गुड्स है। तो प्रोविजनल रिलीज़ की बात करें तो अगर हम लोग इसकी ऑन फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड, पेमेंट ऑफ टिप, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, तो प्रोविजनल रिलीज़ तो हो जाएगा। और एक्चुअल रिलीज़ जो है कि अगर हमने नो शो कॉज नोटिस इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ सीजर, 6 मंथ्स हो गए हैं सीज करे हुए, कोई नोटिस हमने नहीं किया है, तो एक्चुअल रिलीज़ हो जाएगा। और कमिश्नर जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है पीरियड ऑफ 6 मंथ बाय अनदर 6 मंथ ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। तो यहाँ पे एक्चुअल रिलीज़ हो जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ अगर नो SCN इज इशूड। और डिस्पोजल ऑफ गुड्स कब होएगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी गुड्स विच शैल बी डिस्पोज बाय द पीओ विद इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो पेरिशेबल हजार्डस गुड्स होते हैं जो डेप्रिसिएशन वैल्यू विद टाइम, स्टोरेज इशू और फॉर एनी अदर कंसिडरेशन उसको डिस्पोज भी किया जाता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशंस। सर्च हमेशा जब भी करनी है तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो पहली तो ये है कि नो सर्च शुड बी कैरिड आउट विदाउट अ वैलिड सर्च वारंट इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो यानी कि सर्च वारंट होना बहुत ज़रूरी है। There should be invariably a lady officer accompanying the search team to a residence, यानी लेडी ऑफिसर होनी चाहिए ऑफिसर बिफोर स्टार्टिंग द सर्च।
जो ऑफिसर स्टार्ट कर रहे हैं दे शुड डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी बाय शोइंग देयर आइडेंटिटी कार्ड्स टू द पर्सन इंचार्ज। जो पर्सन इंचार्ज है उनको अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे और सर्च वारंट जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ सर्च शोइंग द सेम। तो सर्च वारंट जो है वो भी हम दिखाएंगे पर्सन इंचार्ज ऑफ द प्रेमाइसेस को एंड हिज सिग्नेचर शुड बी टेकन ऑन द बॉडी ऑफ द सर्च वारंट। तो उसका सिग्नेचर लेंगे ऑन द सर्च वारंट इन टोकन ऑफ हैविंग सीन द सेम। एंड सिग्नेचर उसका तो लेंगे पर्सन इंचार्ज का, साथ में सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस शुड ऑल्सो बी टेकन ऑन द बॉडी ऑफ द सर्च वारंट। सर्च जो करेंगे वो हम लोग को करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेस ऑफ द लोकेलिटी। तो साइन की बात करिए तो हमने बोला कि कोई भी 2 विटनेस कर सकते हैं, लेकिन सर्च जब हम करेंगे तो वो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस ऑफ द लोकेलिटी होने चाहिए। इफ़ नो सच इनहेबिटेंट्स आर अवेलेबल, या कोई आ नहीं रहा है तो इनहेबिटेंट्स ऑफ एनी अदर लोकेलिटी है उनको भी आस्क कर सकते हैं कि तुम लोग विटनेस बन जाओ और दे शुड बी ब्रीफ्ड अबाउट द पर्पस ऑफ द सर्च। और अभी तक हमारी सर्च शुरू नहीं है तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ सर्च प्रोसीडिंग्स जो भी टीम ऑफ ऑफिसर्स है जो कर रही है ये सर्च और जो भी अकम्पनिंग विटनेस है शुड ऑफर देमसेल्फ फॉर देयर पर्सनल सर्च टू द पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज को वो खुद की भी पर्सनल सर्च के लिए ऑफर करेंगे। एंड सिमिलरली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्च बाद में भी ऑल द ऑफिसर एंड द विटनेस शुड अगेन ऑफर देमसेल्फ फॉर देयर पर्सनल सर्च। लास्ट में पंचनामा मजहर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सर्च जो है वो नेसेसरीली बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्पॉट, वहीं पे ही होगा। उसमें लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स गुड्स रिकवर्ड एंड सीज डिटेन वो प्रिपेयर करेंगे एनेक्स टू दी पंचनामा एंड मजहर। तो ये जो है इसमें जो भी लिस्ट वगैरह है दैट शुड बी इनवेरिएबली बी साइंड बाय द विटनेस इंचार्ज या ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस। विटनेस से भी कराएंगे, इंचार्ज जो है उससे भी कराएंगे बिफोर हुम द सर्च इज कंडक्टेड एंड ऑल्सो बाय द ऑफिसर्स जो कि जिन्होंने ऑथराइज करा सर्च, मतलब सभी के साइन यहाँ पे ले लिया। एंड आफ्टर द सर्च इज ओवर जो सर्च वारंट था ड्यूली एग्जीक्यूटेड था दैट शुड बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू द इशूइंग ऑफिसर। जिसने इशू करा था उसको रिटर्न करेंगे विद अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द सर्च। तो रिपोर्ट के साथ में हम लोग वो दे देंगे एंड द नेम्स ऑफ द ऑफिसर हु पार्टिसिपेटेड इन सर्च मे ऑल्सो बी रिटर्न मतलब जरूरी नहीं पर हाँ लिख सकते हैं ऑन द रिवर्स ऑफ द सर्च वारंट। एंड जो इशूइंग अथॉरिटी है ऑफ द सर्च वारंट वो क्या करेगी, मेंटेन करेगी जो रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्च वारंट इशूड एंड रिटर्न, कितने इशू हैं कितने रिटर्न हुए हैं और यूज सर्च वारंट्स जो हैं वो सब रिकॉर्ड में रखेगी इशूइंग अथॉरिटी। और कॉपी जो है पंचनामा मजर अलॉन्ग विद द एनेक्सचर वो किसको देंगे, पर्सन इंचार्ज और ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस को देंगे बीइंग सर्च अंडर एक्नॉलेजमेंट। बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी, ऐसे याद नहीं करना बट एक बार के लिए होता है। ऐसा तो एग्जाम में नहीं आएगा कि सारे पॉइंट्स लिख दो बट पता होना चाहिए सर्च वारंट्स और इसके कॉन्टेंट्स क्या होते हैं। तो जो रिटर्न अथॉरिटी है टू कंडक्ट द सर्च इज़ जनरली कॉल्ड दी सर्च वारंट, कि हमने एक अथॉरिटी किसी को दे दी है कि तुम ये जगह को सर्च कर सकते हो। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द सर्च वारंट उसको कहते हैं, वो कौन सा ऑफिसर होता है, ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर का ही होता है जो जीसी और अबव वाला सर्च वारंट इशू करता है। एंड इट मस्ट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रीजनेबल बिलीफ लीडिंग टू द सर्च। क्या रीजनेबल बिलीफ है, तो इसमें आएगा कि वॉलेशन अंडर द एक्ट, प्रीमाइसेस टू बी सर्च एंड नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन जो कि क्या ऑथराइज है सर्च के लिए। साथ में द नेम ऑफ द इशूइंग ऑफिसर विद फुल डेजिग्नेशन अलॉन्ग विद हिज राउंड सील, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू क्या है, सीरियल नंबर क्या है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी कितना है 1 2 डेज 3 डेज कितना। एंड व्हेन सीजर एंड कॉन्फिस्केशन प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या करेगा, कई बार होता है नहीं कर पाते हैं तो पीओ जो है वो इशू करेगा डिटेंशन ऑर्डर विच शैल बी सर्व्ड ऑन द ओनर या फिर जो भी कस्टडियन है गुड्स का, कि उसको बता देंगे कि हम सीज या कन्फिस्केट तो नहीं कर रहे हैं बट इसका मतलब नहीं है कि छोड़ दिया, दैट ही शैल नॉट रिमूव पार्ट विद और अदरवाइज डील विद द गुड्स एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द ऑफिसर। और पीओ जो है वो इन्वेंट्री भी प्रिपेयर करेगा जहाँ पे सीजर क्या किया है उसने खुद किया है। एंड सर्च एंड सीजर जो है वो कैरिड आउट होगा इन अकॉर्डिंग विद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और जो भी हमने कॉपीज़ है रिकॉर्ड हमने बनाया है सर्च में हैज़ टू बी सेंड टू प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ CGST। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को भी जाएगी कॉपीज़। वैसे दूसरी जगह कहाँ जाती है, इंस्टेड ऑफ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, लेकिन यहाँ पे PC और C के पास जाएगी। सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च एंड सीजर, क्या सेफगार्ड्स हैं,
सबसे पहला यही है कि जैसे हम लोग कोई भी सीज कर रहे हैं गुड डॉक्यूमेंट, तो उसको दैट शुड नॉट बी रिटेन बियॉन्ड द पीरियड नेसेसरी फॉर एग्जामिनेशन। और फोटो कॉपीज जो हैं वो ऑफकोर्स ले सकता है पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी डॉक्यूमेंट्स आर सीज। और फॉर सीज्ड गुड्स की बात करें, अगर हमने कोई नोटिस नहीं करा विद इन 6 मंथ्स, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हमने बताई थी कि एक्चुअल रिलीज हो जाता है, तो गुड्स शैल बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम हुज पोजीशन इट वाज सीज। तो मैक्सिमम पीरियड कितना हो गया यहाँ पे कि भाई 6 मंथ्स हो गया, और दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं जस्टिफिएबल ग्राउंड्स में, जो कि बताया था मैक्सिमम 6 मंथ्स और के लिए। इन्वेंट्री जो है वो बनाएगा सीजिंग ऑफिसर, और सर्टेन जो कैटेगरीज हैं पेरिशेबल हजार्डस गुड्स हैं वो इमीडिएटली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं आफ्टर सीजर। इसमें न्यूज़पेपर, सैफरन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आता है। और प्रोविजन यहाँ पे हमेशा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 वाला अप्लाई होगा। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट ये कैसे करेंगे, तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं कैरिड आउट ऑफ कन्वीनियंस, जिसमें कि कैरिंग कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द ये कहना स्पेसिफाइड लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर वो कैरी कर रहा है कन्वेंस, तो उसको हम लोग उसको भी इंस्पेक्शन ले सकते हैं। और जो पर्सन इंचार्ज है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, ईवे, विल वगैरह डिवाइसेस फॉर वेरिफिकेशन एंड अलाउ करेगा इंस्पेक्शन के लिए। तो इंस्पेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिट भी कर सकते हैं इवन विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द जीसी, तो ट्रांजिट में भी किया जा सकता है। अब हमारा आ जाता है सेक्शन 69 जो कि है पावर टू अरेस्ट। तो अरेस्ट का मतलब होता है कि टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अ पर्सन अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी किसी ने दिया है, तो ऑफकोर्स प्रॉपर ऑफिसर ही करेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन करेगा, जेसी से थोड़ा बड़ा हमने ले लिया है क्योंकि अरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कमिश्नर ऑथराइज करेगा ऑफिसर को इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव कि क्या है कि एक पर्सन है उसने कमिट किया है एक ऑफेंस अट्रैक्टिंग अ पनिशमेंट विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 132। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन को अरेस्ट तभी किया जा सकता है वेयर द टैक्स इवेजन इज मोर देन ₹2 करोड़। टैक्स इवेजन जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, तभी हम अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मॉनिटरी लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल if the offence are again committed even after being कॉन्विक्टेड। रिपीटेड ऑफेंडर जो है तो उसको तो वापस हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, कि मतलब एक बार तुमको अरेस्ट कर लिया फिर भी मान नहीं रहे हैं, वापस अगर कर दिया तो ये मॉनिटरी लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं होगी irrespective of the tax amount involved in the case। और सेफगार्ड्स क्या है उस पर्सन के लिए कि जिसको अरेस्ट कर रहे हैं, इफ़ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर किया है मतलब कि सीरियस ऑफेंस किया है, तो उसको इन्फॉर्म करेंगे इन राइटिंग ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट, और उसको प्रोड्यूस करेंगे मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। और अगर पर्सन जिसको अरेस्ट किया है नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है, तो डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर है उसको रिलीज कर सकते हैं बेल में, एंड ही विल बी सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजंस एज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो है वो करता है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और सारे ये जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट के होंगे। और इसकी जो गाइडलाइंस है कि जो डिसीजन टू अरेस्ट है वो केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा ना, कंसिडर द वेरियस फैक्टर्स, नेचर, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कितना है, कितना ड्यूटी एवेड करा है, क्रेडिट वगैरह, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा। तो पावर जो टू अरेस्ट है हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट्स। तो क्या क्या हम लोग को देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये है कि टू एंश्योर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एंड टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम एब्सकॉन्डिंग, भाग नहीं जाए कहीं वो, उसको पहले ही पकड़ लो, इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लो। मास्टरमाइंड्स की ऑपरेटर जो हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इफेक्टिंग प्रॉक्सी, बिनामी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट इन द नेम ऑफ डमी, नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन, पकड़ो उनको। वेयर द इंटेंट टू इवेट ड्यूटी, दिखाई दे रहा है कि ड्यूटी नहीं दे रहे हैं वो। और एलिमेंट्स ऑफ मेंस या गिल्टी माइंड जो है वो पल्पेबल है। प्रिवेंशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस है। लार्ज अमाउंट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स है, इंटिमिडेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग विटनेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल होता है, बेल नहीं मिलती, सीरियस कैटेगरी होती है, जिसमें कि क्या है, पुलिस ऑफिसर अथॉरिटी है टू मेक ए अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट वारंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जनरली कब होता है कि जैसे ऑफेंस रिलेटेड टू टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज है, वहाँ पे क्या है कि अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड या फिर अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया है, या फिर रिफंड जो है रॉन्गली अगर ले लिया है, तो वो अगर ये तीनों चीज़ें 5 करोड़ से ज़्यादा हैं तो उसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बोला जाएगा। और नॉन कॉग्निजेबल जो होता है वो क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल में बेल मिल जाती है। लेस सीरियस ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव एन अथॉरिटी विदाउट अ सर्च वारंट नहीं कर सकते, और इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ऑर्डर आएगा तभी ये कर सकते हैं,
तो जनरली अदर ऑफेंसेस जो हैं मतलब 5 करोड़ से कम और ये सब, तो वो नॉन कॉग्निजेबल हैं और सारे के सारे अरेस्टेड पर्सन को रिलीज करा जा सकता है ऑन बेल बाय डीसी और एसी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि अरेस्ट के क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने बताया है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं कि सप्लाई करा गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द इशू ऑफ इनवॉइस, जिससे कि क्या हो गया, इंटेंशन था कि इवेट करना है टैक्स को, इशू एनी इनवॉइस या बिल इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई, ये कर दिया। एक तो था सप्लाई विदाउट इनवॉइस और यहाँ पे हो गया इनवॉइस विदाउट सप्लाई, जिससे कि क्या हो गया, लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और रिफंड ऑफ टैक्स। फिर आ गया आईटीसी अगर अवेल कर लिया विदाउट द सप्लाई, तो ये भी यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी कलेक्ट किया अमाउंट एज अ टैक्स पर हमने क्या करा, गवर्नमेंट को नहीं दिया बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर गाइडलाइन फॉर इशू ऑफ समन्स की बात है, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि ये जो समन प्रोविजंस हैं वो मिसयूज़ नहीं किए जाएँ। तो समन जो है वो लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ करे जाते हैं जहाँ पे एसएससी आर नॉट कोऑपरेटिंग एंड दिस सेक्शन शुड नॉट बी यूज फॉर द टॉप मैनेजमेंट। लैंग्वेज ऑफ द समन्स जो है वो हार्श और लीगल नहीं होनी चाहिए विच कॉजेस अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस एंड एम्बेरसमेंट टू द रिसीवर। समन्स बाय सुपरिटेंडेंट शुड बी इशूड आफ्टर obtaining द प्रायर रिटर्न परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर। सुपरिटेंडेंट कर सकते हैं बट यहाँ पे किसकी परमिशन लगेगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर विद द रीजन फॉर इशुएंस ऑफ द समन्स, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग। एंड वे फॉर ऑपरेशनल रीजंस कि हम लोग है ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग क्या है रिटर्न परमिशन ले सकें, तो ओरल या फिर टेलीफोनिक परमिशन जो है वो भी हम ले सकते हैं बट दैट मस्ट बी ऑब्टेन, लेनी ही है, एंड द सेम शुड बी रिड्यूस टू राइटिंग एंड दैट शुड बी इंटीमेटेड टू द ऑफिसर अकॉर्डिंग सच परमिशन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। वापस बताने भी हो उसको लिख लो। एंड इन केस समन जहाँ पे इशू करा है तो जो ऑफिसर इशू कर रहा है शुड सबमिट अ रिपोर्ट और शुड रिकॉर्ड अ ब्रीफ अबाउट द प्रोसीडिंग्स इन द केस फाइल एंड सबमिट टू द ऑफिसर हु हैड ऑथराइज्ड द इशू। और जिसने ऑथराइज किया था उसको वो क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट और ब्रीफ बतानी पड़ेगी। सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स जो हैं CEO, CFO, जनरल मैनेजर ऑफ अ लार्ज कंपनी या फिर PSU है, उनको जनरली क्या है समन्स नहीं दिए जाते हैं एट द फर्स्ट इंस्टेंस। उनको समन तभी दिया जाता है, तभी बुलाया जाता है वेयर देयर आर इंडिकेशंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन में अगर पता पड़ता है तब विच हैज़ लेड टू लॉस ऑफ रेवेन्यू, तब उन्हें बुला सकते हैं। पनिशमेंट जो है सेक्शन 132(1), तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ जाता है। तो अगर किसी ने भी पर्सन ने ऑफेंस कमिटेड किया है तो यहाँ पे वही 3 चीज़ें मेन जो है कि टैक्स इवेडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज किया या फिर रिफंड रॉन्गली टेकन करा, अगर वो एक्सीड करता है 5 करोड़ से ज़्यादा तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा और इम्प्रिजनमेंट कितनी लगेगी, अप टू 5 ईयर्स। अप टू वर्ड ध्यान रखना, और एक्सीडिंग 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो यहाँ पे फाइन लगेगा येस, और इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 ईयर्स। और अगर जो अमाउंट है वो एक्सीडिंग 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो फाइन तो लगेगा ही और इम्प्रिजनमेंट है अप टू 1 ईयर। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की बात होती है कि अगर पर्सन को पहले कन्विक्ट किया था वापस वो पकड़ में आ गया, वापस ऑफेंस कोई कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ही शैल बी पनिशन फॉर द सेकंड, और जो भी सब्सिक्वेंट ऑफेंस करेगा तो इम्प्रिजनमेंट लगेगी विच में एक्सटेंड अप टू 5 ईयर्स और प्लस फाइन भी यहाँ पे लगेगा, तो अप टू 5 ईयर्स लगेगा सेकेंड और सब्सिक्वेंट के लिए। थोड़े बहुत पॉइंट और हैं सेक्शन 70, जैसे पावर टू समन की बात क्या है, पीओ के पास पावर है और तभी वो करेगा जब उसको लगता है कि किसी की अटेंडेंस ज़रूरी है। एसएस जो बिजनेस प्रेमाइसेस की बात करें, ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर है, उसके बाद एसएस होती है बिजनेस प्रेमाइसेस की, जो कि क्या है रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। और जो ऑफिसर है वो इंस्पेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़। और जो पर्सन इंचार्ज है वो क्या है बाउंड टू फर्निश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और वो क्या करेगा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं विद इन 15 वर्किंग डेज जो ऑडिट पार्टी को भी देगा, डिप्यूटेड बाय द पीओ और द CA/CMA हु हैज बीन डिप्यूटेड बाय द कमिश्नर टू कैरी आउट द स्पेशल ऑडिट। या तो स्पेशल ऑडिट हो रही है तब CA/CMA को भी देगा या फिर वो जो भी है ऑडिट पार्टी उसको भी देगा विद इन 15 वर्किंग डेज। और क्या क्या रिकॉर्ड जो हैं वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं जिस अगर वो बुलाया जाएगा तो रिकॉर्ड्स विच आर टू बी प्रोड्यूस इफ कॉल्ड फॉर, वो क्या है, records prepared and maintained by the registered person and declared to the PO in the prescribed manner। तो वो आप आ जाएंगे कि ट्रायल बैलेंस है और इट्स इक्विवेलेंट है, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, ड्यूली ऑडिटेड होने चाहिए, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट या फिर इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी और अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड।
ऑफिसर्स टू असिस्ट ऑल द ऑफिसर्स, जो भी पुलिस, रेलवे, कस्टम और जो भी ऑफिसर्स एंगेज इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू करते हैं, इंक्लूडिंग विलेज ऑफिसर्स, ऑफिसर ऑफ स्टेट, यूटी या सीजी, वो असिस्ट करेंगे पीओ को इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। और अगर पेनल्टी क्या लगेगी, नॉन अपीयरेंस आफ्टर समन, बुलाया है नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है 25,000 रुपीज़। तो ये चैप्टर यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन सभी के एग्जाम्स हैं। अगर आपको ये रिवीजन ऑडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 जो कि है अपील्स एंड रिवीजन, वो हम लोग उसमें मिलते हैं। सो टेक केयर।